हेलो एवरीवन, वेलकम करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल जुडिशियल अड्डा पे। आज के इस लेक्चर में हम लोग जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 के एमसीक्यूज लेके आए हैं और इससे पहले भी हम लोगों ने पार्ट वन, इसी वीडियो का पार्ट वन एंड पार्ट टू जुवेनाइल जस्टिस एक्ट पे डिस्कस कर चुके हैं। अगर उन पहले वीडियोस के आपको लिंक चाहिए, प्लीज डिस्क्रिप्शन पे जाइए और डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड किए गए, उन दोनों वीडियोस को आप देख सकते हैं। और अब तक हम लोगों ने 50 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं जुवेनाइल जस्टिस एक्ट पे, और आज की इस वीडियो में 51 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। मोर देन 30 और 40 क्वेश्चंस वी विल ट्राई टू फिनिश इन दिस वीडियो। जितना जल्दी हो सकेगा हमसे कोशिश करेंगे कि जितना एमसीक्यूज हो सके हम लोग कवर कर सके। हो सकता है मेरी स्पीड कुछ फास्ट हो, तो प्लीज आप माइंड मत करिएगा, बट स्टिल अगर आपको लगता है कि हमारी स्पीड तेज है तो आप हमें कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, ताकि आगे वाले वीडियो में हम उसको इंप्रूव कर सके, सुधार सके। आपको इस वीडियो लेक्चर में कोई भी क्वेश्चन गलत लगता है या किसी क्वेश्चन का आंसर गलत लगता है, तब भी हमें आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, हमें आप सजेशन दे सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगर आपको इस वीडियोस के पीपीटी चाहिए, पीडीएफ चाहिए एमसीक्यूज के, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे या इंस्टाग्राम पे हमें ज्वाइन कर सकते हैं। हम वहाँ पे हम शेयर करते रहते हैं, पीडीएफ में या पीपीटी शेयर करते रहते हैं, एमसीक्यूज, नोट्स, केस लॉ, सारी चीजें डिस्कस करते रहते हैं। चलिए आइए वीडियो को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। First question in this video, which kind of sentence cannot be passed against the child in conflict with law? इसका जवाब बहुत ही सिंपल है, यानी कि बच्चे के खिलाफ कभी भी डेथ सेंटेंस नहीं पास किया जा सकता चाइल्ड के खिलाफ, भले ही वो आईपीसी में कोई ऑफेंस कर दिया हो। यानी कि अगर चाइल्ड भले ही इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ है, बट स्टिल कभी भी उसको मृत्यु दंड या लाइफ इम्प्रिजमेंट विदाउट पॉसिबिलिटी ऑफ रिलीज नहीं दिया जा सकता। सो हियर इन दिस क्वेश्चन एफ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, मोर सुटेबल आंसर। 52 में देख लेते हैं। अंडर सेक्शन 22 ऑफ दिस एक्ट अमंग द फॉलोइंग ऑर्डर्स फॉर विच सब्जेक्ट मैटर एन ऑर्डर कैन नॉट बी पास्ड अगेंस्ट द चाइल्ड। यहाँ पे आंसर है ए, सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस एंड फॉर गुड बिहेवियर। ये आपको चैप्टर 8 ऑफ सीआरपीसी में मिल जाएगा, बॉन्ड एंड सिक्योरिटी से संबंधित। ये इस एक्ट में बच्चे के लिए ये ऑर्डर पास नहीं किया जा सकता कभी। 53 में कह रहे हैं अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो पहला स्टेटमेंट है देयर शैल बी अ ज्वाइंट प्रोसीडिंग ऑफ ए चाइल्ड alleged to be in conflict with law with a person co-accused who is not a child। कभी भी जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में जो एक्यूज्ड है, को-एक्यूज्ड है, जो बच्चा चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ है, को-एक्यूज्ड के साथ उसकी ज्वाइंट प्रोसीडिंग हो ऐसा जरूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है। हु इज नॉट ए चाइल्ड, अगर मान लिया जो को एक्यूज्ड है, बच्चे के साथ मिलके किसी ने ऑफेंस किया था, वो जो बंदा है वो 20 साल का है और बच्चा जो है तो कितना भी हो तो 18 साल से नीचे का, तो उसका एक साथ जो है हियरिंग नहीं चलेगी या प्रोसीडिंग नहीं होगी, ये है। तो ये तो स्टेटमेंट पहले ही रॉन्ग हो गया, पहला ही हमें ए ही मिल गया, बाकी सब करेक्ट ही होंगे, तो ये सही जवाब है। देयर शैल बी ए ज्वाइंट प्रोसीडिंग ऑफ ए चाइल्ड अलेज्ड टू बी इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ विद अ पर्सन को एक्यूज्ड हु इज नॉट ए चाइल्ड। तो कभी भी को एक्यूज्ड का और बच्चे का एक साथ प्रोसीडिंग नहीं होता, तो ये गलत स्टेटमेंट है, तो ए इज द करेक्ट आंसर। 54 में देख लेते हैं वेदर ऑल द प्रोसीडिंग्स इन रिस्पेक्ट ऑफ ए चाइल्ड अलेज्ड और फाउंड टू बी इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ एंडिंग बिफोर एनी जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड और कोर्ट ऑन द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट शैल बी कंटिन्यूड इन दैट बोर्ड और कोर्ट एज इफ दिस एक्ट हैड नॉट बीन इनैक्टेड। ये सही बात है कि भाई जाहिर सी बात है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 में आया। अब 2015 के पहले भी तो बच्चे के साथ कोई जुर्म होता होगा, जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ एक्ट, तो ये तो बाद में आया, लेकिन 2015 के पहले भी कोई मामला चलता होगा। अब 2014, 13, 12, 11 में भी बच्चों के साथ ऑफेंस होते होंगे, तो वो सब सारी जो प्रोसीडिंग चलेगी। तो ये क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं वेदर ऑल द प्रोसीडिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ चाइल्ड अलेज्ड और फाउंड टू बी इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ एंडिंग बिफोर एनी जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड और कोर्ट ऑन द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट शैल बी कंटिन्यूड इन दैट बोर्ड और कोर्ट एज इफ दिस एक्ट हैड नॉट बीन इनैक्टेड। तो कह रहे हैं पहले वाले जो बोर्ड बने होंगे, पहले के जो कोर्ट होंगे, उसमें जो मामला चलेगा तो वो चलता रहेगा भले ही ये एक्ट आ गया है। तो यस है, ये वाला स्टेटमेंट सही है, 54 का बी इज द करेक्ट आंसर। 55 देख लेते हैं अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स व्हिच स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो कह रहे कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं एनी पुलिस ऑफिसर मे टेक चार्ज ऑफ ए चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ हु हैज रन अवे फ्रॉम ए स्पेशल होम और ऑब्जर्वेशन होम और प्लेस ऑफ सेफ्टी और फ्रॉम द केयर ऑफ पर्सन और इंस्टीट्यूशन अंडर हुम द चाइल्ड वाज प्लेस्ड अंडर दिस एक्ट। ये सही बात है, पुलिस ऑफिसर चार्ज ले सकते हैं किसी बच्चे का जो भाग गया है किसी स्पेशल होम से या किसी ऑब्जर्वेशन होम से या किसी प्लेस ऑफ सेफ्टी से या किसी भी पर्सन या इंस्टीट्यूशन के अंडर में जो बच्चा था वहां से भाग गया, तो कोई भी पुलिस ऑफिसर उसका चार्ज ले सकता है। दूसरा स्टेटमेंट है चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ शैल बी प्रोड्यूस्ड विद इन 24 hours preferably before the board which passed the original order in respect of that child if possible or to the nearest board where the child is found। तो ये भी बात सही है कि अगर वो बच्चा भाग गया
तो जो बोर्ड ने उसके लिए ऑर्डर पास किया था, उसी बोर्ड को उसके बच्चे को पाने के बाद जब पुलिस ऑफिसर पा गया, चार्ज ले लिया, तो 24 घंटे के अंदर प्रोड्यूस करेगा, या कोई और बोर्ड को भी उसके सामने भी प्रोड्यूस कर सकता है जहां इर्द गिर्द अगर कोई बोर्ड है तो जहां पे बच्चा पाया गया। ये भी स्टेटमेंट सही है। तीसरा स्टेटमेंट, बोर्ड शैल असर्टेन हिज रीजंस फॉर चाइल्ड हैविंग रन अवे एंड pass appropriate orders for the child to be sent back either to the institution or person from whose custody had run away or any similar place or person as the board may deem fit। ये भी सही है। तो इसमें all of the above is the correct answer। next question, who shall constitute for every district one or more child welfare committee। अब child welfare committee को कौन constitute करता है हर district में, है ना, for exercise the powers and discharge of duties conferred on such committees in relation to children in need of care and protection under this act। तो स्टेट गवर्नमेंट ज्यादातर है आंसर, ये स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट करती है ना चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को, ये आंसर है। टू whom any individual or a police officer or any functionary of any organization or a nursing home or a hospital or maternity home who or which finds and take charges or is handed over a child who appears or claims to be abandoned or claims to be an orphan without family support shall within 24 hours give information है ये। तो कह रहे हैं कि to whom any individual or a police officer or any functionary of any organization or a nursing home or a hospital maternity home who or which finds or take charge, यानी किसी मैटरनिटी होम को, किसी इंडिविजुअल को, किसी पुलिस ऑफिसर को, किसी ऑर्गेनाइजेशन को कोई बच्चा मिलता है जो अबेंडन कर दिया गया है ना, जो ऑर्फन है, तो किसको ये इन्फॉर्मेशन देंगे, ये लोग किसके कहाँ पे ड्यूटी रखी जाती है इन लोग की। तो ये चाइल्ड सर्विस और नियर पुलिस स्टेशन है, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट है। तो ABC है, तीनों में से किसी को इन्फॉर्मेशन ये लोग दे सकते हैं। 58 में है कि इफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ए चाइल्ड एज रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 32 ऑफ दिस एक्ट, सी द अबव क्वेश्चन नंबर 57, ठीक है, इज नॉट गिवन विद इन द स्पेसिफाइड पीरियड, देन फॉर सच ऑफेंस ऑन कन्विक्शन व्हाट पनिशमेंट शैल बी इम्पोज्ड। तो कह रहे हैं कि अगर बच्चे की रिगार्डिंग जो आपको सेक्शन 32 के तहत इंपोज किया गया, यानी कि जो पहला क्वेश्चन था हमारे, इससे पहले जो क्वेश्चन था 57 में, कि आपके ऊपर एक जिम्मेदारी दी गई है कि अगर आपको कोई अबेंडन चाइल्ड मिलता है, ऑर्फन चाइल्ड मिलता है, तो यू आर अंडर द ड्यूटी टू इन्फॉर्म चाइल्ड वेलफेयर कमेटी या और चीजें हम लोग देखिए वहां पे इन्फॉर्म करना पड़ता है। अगर आपने स्पेसिफाइड पीरियड के तहत इन्फॉर्म नहीं किया तो ये ऑफेंस हो जाएगा, मतलब कि आपने ऑफेंस किया, है ना। व्हाट पनिशमेंट शैल बी इम्पोज, इम्प्रिजमेंट अप टू 3 months और फाइन अप टू 10,000 रुपीज और बोथ, ये वाला, इम्प्रिजमेंट अप टू 6 months और फाइन अप टू 10,000 रुपीज, ये वाला, इम्प्रिजमेंट अप टू 6 months और फाइन ऑफ 10,000 रुपीज और बोथ, ये वाला। तो ये आपको इतनी सजा हो सकती है, इम्प्रिजमेंट अप टू 6 months और फाइन ऑफ 10,000 रुपीज और बोथ, तो ये सजा हो सकती है जो इन्फॉर्म नहीं करेगा। तो 59 में देख लेते हैं, टू whom the child welfare committees shall submit a quarterly report regarding pendency and disposal of cases for the review of pending cases। तो यहाँ पे आपको पता है कि चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के ऊपर ड्यूटी लगाई गई है कि वो क्वार्टरली जो है रिपोर्ट को सबमिट करेगी, कितने केस आए उनके पास, कितने केस उन्होंने डिस्पोज कर दिए, है ना, रिव्यू करने के लिए पेंडिंग केसेस को किसके पास सबमिट करेगी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट DM के पास सबमिट करते हैं ये लोग। तो ये आपको ध्यान रहना चाहिए। तो ये तो हो ही नहीं सकता, देखो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी और जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड एक तरीके से पैरेलल ही होते हैं। 60 में देख लेते हैं, हुज प्राइम ऑब्जेक्टिव इज द रेस्टोरेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ ए चाइल्ड। किसकी ऑब्जेक्टिव है, प्राइम ऑब्जेक्टिव की रिस्टोर करें और प्रोटेक्ट करें चाइल्ड को। चिल्ड्रंस होम, स्पेशलाइज्ड अडॉप्शन एजेंसी, वन शेल्टर, ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर द पर्पज ऑफ रेस्टोरेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ ए चाइल्ड मींस रेस्टोरेशन टू पेरेंट्स और अडॉप्टिव पेरेंट्स, फॉस्टर पेरेंट और गार्डियन, फिट पर्सन, ए और बी और सी। यहाँ पे फिट पर्सन है, यहाँ पे फिट पर्सन होगा। फिट पर्सन को, रेस्टोरेशन प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड का मतलब रेस्टोरेशन टू फिट पर्सन, उसको फिट पर्सन को देना। रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन ऑफ चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन among the following statement which statement is correct। कह रहे हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन से संबंधित कौन सा स्टेटमेंट सही है। चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन शैल बी रजिस्टर्ड विद इन अ पीरियड ऑफ 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। तो ये कह रहे हैं जब ये एक्ट आया 2015 में, उसके 6 महीने के अंदर अंदर चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन जो रजिस्टर्ड होने चाहिए, इस एक्ट के मुताबिक रजिस्टर्ड हो जाने चाहिए। At the time of such registration, the state government shall determine and record the capacity and shall register the institution as a children's home or open shelter or specialized adoption agency or observation home or special home or place of safety। ये वाला provision registration maximum period is 6 months। प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन 6 months तक है। द रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियड ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ एन इंस्टीट्यूशन शैल बी 5 years एंड इट शैल बी सब्जेक्ट टू रिन्यूअल इन एवरी 5 years। ये तो सारे स्टेटमेंट आई थिंक इसमें करेक्ट है, तो ऑल ऑफ द अबव आप कर सकते हैं, ऑल ऑफ द अबव सही है। If any person in charge of a child care institution fails to comply with the provision of section 41 subsection 1 on conviction, he shall be punished with, अब उसको सजा दिया जाएगा, क्या सजा मिलेगी उसको,
सो आंसर इज इम्प्रिजमेंट अप टू 1 ईयर और मिनिमम फाइन ऑफ 1 लाख रुपीज और बोथ। ये इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आने ही आने हैं। अगर आपको लगता है कहीं पे, जहां कहीं पे भी दिया है ना कि कितने फाइन होंगे या कितने दिन तक, यानी कि टाइम दिया है या पनिशमेंट दिया है या अमाउंट दिया है, तो वो आप आंख खोल के कान खोल के अपना ध्यान से देखना और एक जहां पे लिख लेना। यहां से क्वेश्चंस आने ही आने। जब भी टाइम और कुछ वैल्यू दे दे, फाइन दे दे, तो आप यहां ध्यान रखना, यहां से आ सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, whether under this act for the children between the age of 6 years to 14 years provision of the right of children to free and compulsory education act shall apply? yes apply होगा। कह रहे हैं इस एक्ट में जो बच्चा है, जो 6 साल से लेकर 14 साल तक, आपको ये पता है कि राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट है, उसके तहत इन सारों को दिया था और भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी हमारा बोलता है। तो इनका कहने का मतलब यह है कि इस एक्ट में जो चिल्ड्रन है, यानी कि जिस चिल्ड्रन ने, जो चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ है, अगर कुछ ऑफेंस उसने कर दिया, तो क्या तब भी अगर वो 6 साल से 14 साल के बीच में, तब भी उसको एजुकेशन प्रोवाइड करने का हक है उसको? तो हक है भाई, भले ही उसने ऑफेंस कर दिया है, बट स्टिल ही इज हैविंग राइट टू गेट एजुकेशन, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। ठीक है, यस है इसका जवाब। इसका मतलब थोड़ी उसने ऑफेंस कर दिया, जुर्म कर दिया तो ये उसका हक चला गया, इससे नहीं मतलब। In which section of Juvenile Justice Care and Protection of Children Act 2015 prohibition on disclosure of identity of children has been provided? आपको पता है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में 74 में मनाही की गई है कि किसी भी बच्चे की आइडेंटिटी को आप डिस्क्लोज नहीं करेंगे क्योंकि इस पर बैड इंपैक्ट पड़ता है। तो ये यहाँ पे सेक्शन 74 इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे मेंशन है कि आप जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट में यहाँ पे मेंशन रखा है, डिस्क्लोजर करने के लिए मना किया गया, प्रोहिबिट किया है। Next question, under section 74 of this act, who has been empowered to order for the disclosure of the identity of children in the best interest of children? कह रहे हैं अंडर सेक्शन 74 ऑफ द एक्ट हु हैज बीन एम्पावर्ड टू ऑर्डर फॉर द डिस्क्लोजर ऑफ आइडेंटिटी। ये कह रहे हैं कि देखो, पिछला हमने आपको बताया कि 74 में ठीक है, मना किया है कि प्रोहिबिट है कि भाई डिस्क्लोज नहीं करना है, लेकिन अगर बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चिल्ड्रन के लिए उसको डिस्क्लोज करना जरूरी हो गया है तो यस, वहां पे जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को या चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को पावर दिया गया है कि वो डिस्क्लोज कर सकते हैं बच्चे की आइडेंटिटी को। तो यहां पे सी इज द करेक्ट आंसर, आइदर ए और बी। 67 में इफ एनी मीडिया डिस्क्लोजेज आइडेंटिटी ऑफ चाइल्ड, ये मीडिया की बात कर रहे हैं, अगर चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ था, बच्चा उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज कर दी है, और चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन था, उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज कर दी है बिना जेजेबी के परमिशन के, बिना चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के परमिशन के, तो पनिश किया जाएगा मीडिया को। क्या पनिशमेंट इन्फ्लिक्ट होगा? यहाँ पे ये क्वेश्चन आपसे 74 सबसेक्शन के हिसाब से पूछा गया है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बी है, यानी कि उनको 6 महीने तक की सजा या फाइन हो सकता है 2 लाख रुपए तक, या दोनों हो सकते हैं। तो ये आपको याद रखना है। Next question, under section 75 of this act, among the following statements, which statement is correct? अब यहाँ पे जो करेक्ट स्टेटमेंट, सारे के सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं। ये कह रहा है whoever having the actual charge of control over a child assault, abandons, abuse, exposes or willfully neglected the child or causes or procures the child to be assaulted, abandoned, abused, exposed or neglected in the manner likely to cause such child unnecessary mental or physical suffering shall be punished with imprisonment for a term। तो ये सारे imprisonment आपको याद करने हैं, यानी कि उसको 3 साल तक की सजा हो सकती है, फाइन हो सकते हैं, या 1 लाख रुपए तक का जुर्माना भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। ठीक है, ये सब आपको फाइन बताए गए, फाइन वाले हैं, तो सारे स्टेटमेंट करेक्ट है। यहाँ पे पढ़ लेना आप इसको, ये आपको पीपीटी मिल जाएगा, आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लो हमें, और यहाँ वहां पे आपको मिल जाएगा, आप याद कर लेना। Next question, whoever employs or uses any child for purpose of begging or causes any child for the purpose of beg shall be punished with। अब इसके लिए भी सजा है, किसी बच्चे से आप भीख मंगवाएंगे, किसी बच्चे को आप एम्प्लॉय करेंगे, तो वहां पे भी आपको सजा का प्रावधान बनाया गया है जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2015 में, और वहां पे आपको 5 साल तक की सजा हो सकती है, इंप्रिजमेंट अप टू 5 years एंड फाइन अप टू 1 लाख रुपीज। 5 साल तक की सजा या 1 लाख रुपए तक और है या नहीं है, एंड है, एंड ध्यान रखिएगा आप इसको, एंड है, और 1 लाख रुपए तक की जुर्माना आपको देना पड़ सकता है। जो कोई भी चाइल्ड को भीख मांगने के पर्पज से एम्प्लॉय करेगा या उससे भीख मंगवाएगा तो उसके लिए ये पेनल्टी है। Whoever employs or uses any child for the purpose of begging or cause any child to beg and for the purpose of begging, what person imputes or maims the child, he shall be punished। ये थोड़ा सा और रिग्रेस हो गया, उससे पिछले वाले ऑफेंस से थोड़ा सा और सीरियस हो गया, है ना। उसको मेम मतलब बच्चे का हाथ काट देता है, उंगली काट देता है, आंख फोड़ देता है, मतलब भीख मंगवाने के लिए, अगर ऐसा करेगा तो फिर क्या होगा? तो जाहिर सी बात है, पिछले जितनी सजा थी उससे ज्यादा मिलेगा। तो यहाँ पे कह रहा है रिग्रेस इंप्रिजनमेंट मिलेगा और 10 साल तक मिल सकता है, और जो 7 साल से कम नहीं होगा, 10 साल तक हो सकता है लेकिन 7 साल से कम नहीं होगा, 7 और 10 साल के बीच के मिलेगा आपको सजा, रिग्रेस इंप्रिजनमेंट मिल जाएगा। और फाइन कितने लगेंगे? 5 लाख रुपए तक फाइन लगेंगे, दोनों आपको मिलेगा, कोई ऑप्शन नहीं है, दोनों ही मिलेंगे आपको। डन, आगे बढ़ते हैं। Whoever gives or causes to be given
to any child any intoxicating liquor or any narcotic drug or tobacco products or psychotropic substance except on the tender of a duly qualified medical practitioner shall be punished with। अब कह रहे हैं बच्चे को आपने इंटॉक्सिकेट किया, शराब पिला दी, नशे उसको ड्रग दे दिया, नार्कोटिक ड्रग, टोबैको दे दिया, है ना, साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस दे दिया उसको, है ना, मेडिकल प्रैक्टिशनर है उसके क्वालिफाइड जो ऑर्डर है, क्वालिफाइड अगर मेडिकल प्रैक्टिशनर उसके ऑर्डर के बिना दे दिया आपने, तो यहाँ पे आपको रिग्रेस इंप्रिजनमेंट होगा और 7 साल तक हो सकता है और फाइन होंगे जो कि 1 लाख तक हो सकते हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, whoever uses a child for vending, peddling, carrying, supplying, smuggling any intoxication। वहां पिछले हम लोगों ने पढ़ा कि आप उसको खिला रहे हो, पिला रहे हो, लेकिन यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं किसी बच्चे को आपने इंप्लॉय कर लिया, उसको उससे जो है लिकर भिजवा रहे हो, उससे ड्रग भिजवा रहे हो, पेडलिंग करवा रहे हो, है ना, साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस उससे सप्लाई करवा रहे हो, स्मगलिंग करवा रहे हो, तो वहां पे भी ये ऑफेंस दिया गया है। तो उसके लिए आपको रिग्रेस इंप्रिजमेंट 7 साल तक हो सकते हैं और 1 लाख तक फाइन हो सकते हैं। तो सेम पनिशमेंट है यहाँ पे। नेक्स्ट, if any person or organization offers or gives or receives any orphan, abandoned or surrendered child for the purpose of adoption without following the provision or procedure as provided in this act, such person or organization shall be punished with। तो कह रहे मान ले कोई ऑर्गेनाइजेशन है या कोई भी बंदा है, कोई भी पर्सन है, वो किसी ऑर्फन को या किसी अबेंडेंड को या किसी सरेंडर्ड चाइल्ड को गोद लेता है, गोद लेने के पर्पज से, लेकिन वो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 का प्रोविजन फॉलो नहीं करता है, तो वो ऑफेंस इसका मतलब क्या है, उसके लिए जो सजा उसको मिलेगी 3 साल तक सजा मिल सकती है और 1 लाख रुपए जुर्माना या दोनों मिल सकते हैं। नेक्स्ट, इफ एनी पर्सन सेल्स और बाइज अ चाइल्ड फॉर एनी पर्पस फॉर व्हाट पनिशमेंट ही शैल बी लायबल। तो कह रहे हैं अगर मान लिया कि किसी भी पर्पस के लिए अगर बच्चे को आप खरीदते हैं, बेचते हैं, अब उसको शराब बेचवाने के लिए पर्पस से या उससे भीख मंगवाने के लिए पर्पस से बेचते हैं, खरीदते हैं, तो ये सेक्शन अप्लाई, यहाँ पे ये सजा अप्लाई हो जाएगा, रिग्रेस इंप्रिजमेंट अप टू 5 ईयर, 5 साल तक की सजा हो जाएगी और एंड है, एंड फाइन ऑफ 1 लाख रुपीज हो गया। तो बेसिकली हमने क्या सीखा, बच्चे से संबंधित जो ऑफेंस हो रहे हैं वहां पे एंड है, तो आप ये समझ लीजिए, हमने देखा कि लिकर उससे बेचवा रहे हैं, हमने देखा नार्कोटिक ड्रग्स आप उससे बेचवा रहे हैं, हमने देखा पेडलिंग करवा रहे हैं, हमने देखा कि उससे जो है ना ड्रग्स है जो भी है उससे आप बेचवा रहे हैं, पेडलिंग करवा रहे हैं, भीख मंगवा रहे हैं, उसको मीम्स कर रहे हैं, हाथ पैर काट दे रहे हैं आप, तो एंड हर जगह पे, यानी कि लेजिस्लेचर इसको बहुत ही सीरियस लेके चला है ना, ऑप्शन नहीं आपके पास, आपको सजा भी होगी, इंप्रिजमेंट होगा, कारावास भी होगा, आप पे पेनल्टी भी लगेगी। तो ये सो आई होप कि इस वीडियो में बस इतना ही, और अगेन आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि अगर आप हमारे चैनल पे, आपको हमारे चैनल को पसंद करते हैं, वीडियो को पसंद आया है, हमारी ये वीडियो पसंद आई आपको, तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। कमेंट में आप कमेंट करिए कि आपको और किन सब्जेक्ट पे एमसीक्यूज चाहिए, किन सब्जेक्ट पे वीडियोस चाहिए, ताकि हम आगे और अपने आप को इंप्रूव कर सके एंड अकॉर्डिंगली आपके डिमांड को फुलफिल कर सके। मैं आपसे दोबारा रिक्वेस्ट करूंगा, आप हमारे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, उस पर हम लोग अपडेट देते रहते हैं, सारे एमसीक्यूज आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच।